नमस्कार। पिछली क्लास में हम एरिल हैलाइड की धातुओं से अभिक्रिया कर रहे थे, जिसमें धातुओं से पहले अभिक्रिया ये की थी आपने सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जो पहले अभिक्रिया की थी उसमें एक अभिक्रिया थी एरिल हैलाइड फिटिंग अभिक्रिया, दूसरी एक और आती है कौन सी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया सोडियम के साथ आपने पहले ये अभिक्रिया कर ली। अब इसके बाद है दूसरा, अभिक्रियाओं के अंदर कर रहे थे अपने धातुओं से। धातुओं के अंदर सोडियम से करने के बाद आएगा कॉपर। तो कॉपर के साथ जो अभिक्रिया है वो भी एक नाम की अभिक्रिया है, नई अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया का नाम होगा उल्मान अभिक्रिया। कॉपर के साथ अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम क्या है, उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया। तो उल्मान अभिक्रिया है क्या? एरिल आयोडाइड जो है उसकी अभिक्रिया यदि अपने कॉपर के साथ करवाते हैं, एरिल आयोडाइड की अभिक्रिया कॉपर के साथ करवाएंगे, अणु कितने लेने पड़ेंगे वापस से? 2। ये रहा आपका एरिल आयोडाइड या बेंजीन आयोडाइड बोल देते हैं। बेंजीन है, आयोडीन जुड़ा हुआ है। अभिक्रिया करवाओगे कॉपर के साथ, प्लस जोड़ना क्या है, आई, अणु लेने थे कितने? 2, दूसरा अणु ले रहे हैं अपने, अभिक्रिया करवाएंगे, वही है वापस से गर्म करेंगे या शुष्क ईथर की उपस्थिति में धातुओं से अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से CuI2 निकल जाएगा, पीछे जो बचा है वह आपस में क्या जुड़ेगा। सेम वही बात है जैसे सोडियम में कर रहे थे कि बीच वाले ये आपस में चले जाएंगे और ये जो बचे हैं वो आपस में क्या करेंगे, बंध बना लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ दो आपस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन गई आपके पास डाइफेनिल। सेम है पहले वाले यौगिक में। फिटिंग अभिक्रिया में जो उत्पाद बना था वही उत्पाद इसमें बन रहा है, और नाम क्या है इसका, डाइफेनिल। ये होगी आपकी धातुओं से अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया, कौन सी, उल्मान अभिक्रिया या कॉपर से अभिक्रिया। तो कॉपर से अभिक्रिया जो है उसका स्पेशल नाम दिया गया है उल्मान अभिक्रिया। अभिक्रिया सेम वही है, इसमें फर्क कितना ही है, बेंजीन आयोडीन जो है आपको वो लेनी पड़ेगी और कॉपर के साथ यह अभिक्रिया होगी। तो ये होगी आपकी कॉपर के साथ अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, Mg के साथ। और आपको पता है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इससे पहले एरिल एल्किल हैलाइड में जब किया था तो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण हुआ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होगा कैसे? पहले तो ये देखिए कि उसमें कैसे बताया था। उसमें ये बताया था आपके पास CH3Cl एल्किल हैलाइड था, अभिक्रिया करवा रहे थे डायरेक्ट किसकी, मैग्नीशियम से। तो यही बताया था ये बंध तोड़ना और बीच में डायरेक्टली किसको लगा देना, Mg को। आपके पास बना था CH3MgCl, और इसे अपने CH3 को क्या लिख सकते हैं, R, Mg को क्या लिख सकते हैं, Mg, ये तो वही लिख जाएगा, और Cl को क्या लिखा जाता है, X। और RMgX क्या होता है आपके पास, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो सेम यहीं पर है, R की जगह AR ले लोगे तो भी वो क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तो है। एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, दोनों होगा तो क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब बनाएंगे कैसे, ये आपने ले रखा है एक, ये ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आप करवा रहे हो इसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। उपस्थिति वही बता देना, शुष्क ईथर या सीधा ईथर बता देना। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो ये मैग्नीशियम, इन दोनों का ये जो बंध है सेम उसमें जैसा किया था कि ये बंध तोड़ो और बीच में क्या लगा दो, मैग्नीशियम। तो बीच में मैग्नीशियम लगाओगे तो उत्पाद आपका ये बनेगा, यहाँ पर Mg और ये आ गया क्या, Cl। तो इसको क्या लिख देंगे, AR एरोमेटिक है, ये Mg का Mg है, इसको X, तो ये क्या होगा, RMgX। तो ये भी क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लिया मैग्नीशियम से, क्लोरीन से, लेकिन ये याद रखना है
इसके अंदर जो मैग्नीशियम वाली जो अभिक्रिया है, क्लोरोबेंजीन यदि आपने यहाँ लिया है तो यहाँ पर शुष्क ईथर नहीं लेकर यहाँ पर लिया जाता है THF। इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। किसमें? क्लोरोबेंजीन की यदि अभिक्रिया हो रही है इसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो यदि क्लोरोबेंजीन न हो कोई दूसरा हो, जैसे ब्रोमोबेंजीन है, तो यहाँ पर अपने शुष्क ईथर ले सकते हैं। आयोडोबेंजीन है तो भी क्या ले सकते हैं? शुष्क ईथर। लेकिन इसके अंदर ये एक स्पेशल अभिकर्मक के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। ये हुआ आपका धातुओं से अभिक्रिया। दो अभिक्रियाएं की आपने अब तक। एरिल हैलाइड की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। मुख्य टॉपिक जो आपका है वो है एरिल अभिक्रिया, हैलाइड की अभिक्रिया। और एरिल हैलाइड की अभिक्रियाओं में पहले आपने एक अभिक्रिया की, कौन सी? नाभिक स्नेही नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कर ली, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पूरी। दूसरी अभिक्रिया धातुओं से, धातु से भी अभिक्रिया होगी। तीसरी अभिक्रिया कौन सी बताई थी? अपचयन। तो यहाँ पर एक अपचयन की अभिक्रिया देखते हैं। पहले कितनी दी गई है? एक दो ही है या एक ही होगी मुख्यतः? तो अपचयन की जो अभिक्रिया है करवानी किसकी अभिक्रिया है? एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड में पहला क्लोरीन लेते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन है आपके पास। अपचयन करवाने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन का योग करवाते हैं हमेशा। ये दो हाइड्रोजन ले लिए, हमें पता है अपचयन करवाना है, तो क्या कराएंगे? Cl को निकालेंगे, हाइड्रोजन इसको दे देंगे, क्या बन जाएगा? बेंजीन। लेकिन यहाँ पर अपचयन करवा रहे और अपचयन अभिक्रिया का नाम तो दे दिया, लेकिन Cl जो है यहाँ से निकलेगा, किस रूप में निकलेगा? Cl नेगेटिव। और Cl नेगेटिव जो है क्या? नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के तौर पर अभिक्रिया होगी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के तौर पर यदि अभिक्रिया संपन्न होगी तो यह विशेष अभिकर्मक की उपस्थिति में ही संपन्न हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। तो विशेष अभिकर्मक निकल, एल्यूमिनियम यहाँ पर ले रखा है और साथ में क्षार लेना पड़ेगा आपको NaOH, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन H के साथ ये चला जाएगा Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो उत्पाद क्या बन गया आपका? बेंजीन। डायरेक्टली Cl हटा दो, बेंजीन बच गया, साथ में क्या निकलेगा यहाँ से? HCl। तो ये हुआ आपका अपचयन की अभिक्रिया जो एक दी गई है मुख्यतः। 4 नंबर जो आपको 4 अभिक्रियाएं बताई थी, 3 तो ये बताई थी शुरुआत के अंदर कि 3 यहाँ पढ़ी जाएंगी, और चौथी एक रेयर कंडीशन में जो संपन्न होती है विशेष परिस्थितियों में, या जिसमें कुछ विशेष अभिकर्मक या उच्च तापमान या उच्च दाब जो है, ये ऐसी कंडीशंस दी जाती है। और कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शुरुआत में बताया था इससे पहले वाले क्लास में कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरिल हैलाइड यौगिक जो दर्शाएंगे तो सही, लेकिन कैसे दर्शाएंगे? विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि इसमें CH आबंध जो होता है वो विशेष डबल बंध के गुण आ जाने के कारण यह आबंध आसानी से टूट नहीं पाता, इसलिए यह जो अभिक्रिया है विशेष परिस्थितियों में संपन्न होती है। अब है कौन कौन सी वो देख लीजिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी होगी। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरोबेंजीन करवाएंगे क्या? अभिक्रिया करवाई जा रही है NH3 के साथ अमोनिया के साथ। कितने अणु ले रहा है? 2। ये भी कह 2। उपस्थिति किसकी है यहाँ पर? उपस्थिति है Cu2O की। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके साथ किसकी उपस्थिति और है? Cu2O। तापमान जो है 475 केल्विन तापमान भी दिया गया है और साथ में लिखा हुआ है उच्च दाब। ये सारी कंडीशंस जब होगी तो यह अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। उच्च दाब यानी अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया करवाओगे यदि आपको करवानी है। अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो ये अमोनिया में से क्या निकलेगा?
NH यही तो है। एक हाइड्रोजन निकालोगे तो H पॉजिटिव, बाकी पर क्या है नेगेटिव। तो आपको करवानी कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही आपका ये यहां से क्या निकालेंगे Cl नेगेटिव निकल जाएगा, उसकी जगह NH2 जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या यहाँ पर आपके पास एनिलीन ही तो बनेगा, NH2 जुड़ जाए बेंजीन वाले पर तो क्या होता है एनिलीन। लेकिन याद ये रखना पड़ेगा कि विशेष कंडीशन है Cu2O, ये उत्प्रेरक के तौर पर है। तापमान 675 केल्विन होगा, उच्च दाब रखना पड़ेगा, तो जाकर यह अभिक्रिया संपन्न होगी। यदि ये कंडीशंस आपने उपलब्ध नहीं करवाई तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। आपको ऐसा सीधा ये दे दिया जाए कि NH3 के साथ ये अभिक्रिया संपन्न करवाइए, तो आगे प्लस का निशान लगा देना कि अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि विशेष परिस्थितियों के अलावा यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ये अभिक्रिया संपन्न करवानी है, Cl निकालो तो क्या देना है आपको, NH2 यहाँ पर जोड़ना, तो NH2 जोड़ दो, ये NH2 जोड़ दो। लेकिन यहाँ पर आपने NH3 दो किस लिए लिए कि दो बनेंगे, इसलिए ये दो बन गए। अब दो लिए इसलिए कि Cu2O जो है ये ऑक्सीजन, तो इसके दो हाइड्रोजन जो निकलेंगे H पॉजिटिव के रूप में, उनके साथ निकल जाएंगे यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में, और H पॉजिटिव 2 और एक ऑक्सीजन और नेगेटिव 2 जो है मिलकर क्या बना देंगे जल का अणु। तो यहाँ पर एक तो बना दिया H2O, और क्या निकलेंगे यहाँ पर Cu2, और दो Cl निकलेंगे, वो किसके साथ जाएंगे Cu2 के साथ, तो प्लस में Cu2Cl2 ये जाएंगे, Cu2Cl2 निकल गया, और साथ में क्या निकल गया H2O। तो याद नहीं रखनी है अब इनके अंदर कि मुख्य ये जो कंडीशंस दी गई है, परिस्थितियां बताई गई है कि जिनके अंदर ये अभिक्रिया संपन्न होगी, वो आपको याद रखना है। दूसरा एग्जांपल जो दिया गया सेम इसी का है, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, वापस से ये री क्लोरोबेंजीन अणु, इसके भी कितने हैं दो। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, अभिक्रिया करवानी है यहाँ पर CuCl के साथ। अभिक्रिया है CuCl क्यूप्रस साइनाइड, कितने अणु दो, ये भी कितने लेंगे दो। यहाँ पर तापमान जो है एक विशेष कंडीशन है, या उत्प्रेरक के तौर पर भी यही होगा और अभिकारक के तौर पर भी यही होगा, जो क्रिया करेगा वो। तापमान वापस से कितना 475 केल्विन तापमान पर यह अभिक्रिया संपन्न होगी। तो दो Cl यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि दो अणु में दो Cl निकलेंगे, दोनों के दोनों किसके साथ जुड़ जाएंगे Cu। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक तो Cn जोड़ना है, क्योंकि Cu और इनको तोड़ेंगे तो ये बनेगा Cu पॉजिटिव और Cn पर नेगेटिव, नेगेटिव भाग इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से जोड़ दो, ये बना लिया Cn। कितने बनेंगे दो, क्योंकि यहाँ पर क्या आपने दो ले रखे हैं, इसलिए दो ले रखे हैं, ये बना लिए दो आपने। अब साथ में सह उत्पाद के तौर पर Cu की संख्या 2 है, Cl भी 2 निकलेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा Cu2Cl2, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है एक और अभिक्रिया का, विशेष कंडीशन की जो अभिक्रिया, वापस से ये क्या है क्लोरोबेंजीन है आपके पास Cl। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में है ये देखना पड़ेगा, NaOH की उपस्थिति में क्षार ले रखा है, उच्च दाब है और 625 केल्विन तापमान पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। साथ में उच्च क्या है दाब, उच्च दाब तो आप यहां भी ले सकते हो, उच्च दाब ये लिख लिया। तो इन तीनों में ये क्या रख लेना कि दाब तो है उच्च, इन दो में 475 है और इसमें 625 केल्विन तापमान है। पहले Cu2 है, दूसरी CuCl, तीसरी NaOH। यहाँ से NaOH को तोड़ोगे तो OH नेगेटिव, तो सीधी सी बात OH जुड़ेगा यहाँ पर, तो OH जोड़ना है, Na के साथ क्या निकल जाएगा Cl, हम एक ही लेने से काम चल जाएगा, Na एक है, एक के साथ नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या बना दिया आपने OH, और OH को क्या बोलते हैं फिनॉल, साथ में क्या निकल गया NaC। तो ये विशेष परिस्थितियां दी गई है, इनके कारण यह अभिक्रिया संपन्न होती है, अन्यथा यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। ये हुआ। इसके बाद है कि ये विशेष परिस्थितियां जो है इन्हें कम करते जाएं, और कोई यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है इसके साथ जुड़ा हुआ हो
तो अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी वो आपको देखनी है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है जो है कौन कौन से, जैसे अभी आज को बताया था कि बेंजीन वलय के साथ कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो, ये रहा जैसे COOH, कि जिसके पास बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, उसके पास लोन पेयर न होकर आगे वाले के पास हो या आगे वाला भाग ले रहा हो लोन इसमें अनुनाद में, तो वो समूह जो है कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। यदि डायरेक्टली किसी के पास लोन पेयर है जुड़े हुए के पास तो खींचेगा कौन, बेंजीन, तो वह इलेक्ट्रॉन आकर्षी न होकर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह माना जाता है। तो COOH हो गया इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के अंदर, और भी बहुत से हैं जैसे CN हो गया, NO2 हो गया, CHO हो गया, ये समूह कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह करेगा क्या, इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करेगा। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की बात आई तो सबसे पहले तो यह देखनी थी, ये आपके पास है एक क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। अब इसमें ये अभिक्रिया जो है कोई भी इसकी नाभिक स्नेही अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए बंध आपको तोड़ाना पड़ता है। ये बंध तोड़ना है, इस बंध को तोड़ने के लिए आपको कुछ विशेष परिस्थितियां देनी है, जैसे अधिक तापमान दे रहे हो, दाब बढ़ा रहे हो, कोई विशेष उत्प्रेरक दे रहे हो, ये इसके लिए आपको देनी पड़ती है। किसके लिए, ये बंध तोड़ने के लिए। लेकिन कोई और कंडीशन भी है क्या जिससे आप बंध तोड़ सकते हो। मान लीजिए कि ये Cl जो है इससे क्या है, बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन खींचेगी, बेंजीन ही तो खींचेगी इससे इलेक्ट्रॉन, जबकि मान लिया कि यहां एक समूह जोड़ दिया NO2। अब बताइए NO2 जो है वह इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा NO2 या इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन वाले को, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, NO2, क्योंकि NO2 जो है ऐसे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है जो आगे, एक तो ये रहा दूसरा ये रहा। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया ये ऑक्सीजन, तो इसके पास है ये डबल बंध के पास लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, तो ये डायरेक्टली नहीं होकर आगे वाले के पास लोन पेयर है, तो ये NO2 समूह है जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो बेंजीन वलय पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, बेंजीन से जुड़ा है तो बेंजीन से ही खींचेगा, तो बेंजीन से खींचेगा तो बेंजीन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अब बेंजीन पर पॉजिटिव आएगा तो बेंजीन पूर्ति कहां से करेगी, बेंजीन खींचेगी Cl से, क्योंकि Cl किसको देता है, बेंजीन को, और NO2 लेता किससे है, बेंजीन से। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचेगा और बेंजीन किससे खींचेगी, Cl से, तो Cl का बंध अपने आप आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे खींचते जाएंगे वैसे वैसे ये बंध क्या होता जाएगा, कमजोर। कमजोरी तो करवाना है आपको, बंध पॉजिटिव लाना है, इस पर पॉजिटिव ले आए, तो ये क्या हुआ, बंध तोड़ना है आपको। तो बंध कब टूटेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो। मान लिया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, एक आपके पास ये दूसरा यौगिक है, यहाँ पर वापस से Cl है ही, लेकिन इसमें NO2 एक यहाँ पर है, एक और NO2 दे दिया, दो दे दिए, तो अब बताइए कि बंध इसमें आसानी से टूटेगा या इसमें, साफ दिखाई दे रहा है इसमें टूटेगा। क्यों टूटेगा नीचे वाले यौगिक में, क्योंकि इसमें NO2 एक है, जो एक NO2 जो है यह इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले से कम खींच सकता है, दोनों की तुलना में थोड़ी खींच सकता है, तो एक NO2 खींचेगा, जबकि इसमें कितने NO2 खींचेंगे, दो। ये दो जितना जल्दी खींचेंगे बेंजीन उतनी ही जल्दी किससे खींचेंगे, Cl से इलेक्ट्रॉन लेगी, तो ये Cl यहाँ से बंध तोड़कर अलग हो जाएगा। अब ये बेंजीन बंध तोड़कर अलग क्यों होगा, ये ऐसे याद रख लेना कि बेंजीन को ये Cl इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, बेंजीन को ये Cl इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, जबकि बेंजीन जो है जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींच रही है। अब बेंजीन जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींच रही है तो Cl क्या करता है कि मैं अलग हो गया, Cl हो गया क्या अलग।
कि मैं अलग हो गया, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं लूंगा, यहाँ से बाहर निकल गया। तो ऐसे Cl याद रह जाएगा कि Cl कैसे पृथक होगा। अब एक और यौगिक हो गया, जैसे ये है बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसमें एक NO2 है, 2 नंबर यौगिक में 2 लगाए हैं और 3 नंबर यौगिक में आपने 3 NO2 लगा दिए, तो Cl सबसे जल्दी किसमें निकलेगा? इस 3 नंबर में, क्योंकि 3 NO2 जो है इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच रहे हैं और बेंजीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो ये यहां से क्या हो जाएगा? पृथक। तो सबसे जल्दी पृथक्करण या क्रियाशीलता प्रदर्शित किसमें होगी? इसके अंदर, फिर इसमें और फिर इसमें। अब ये अभिक्रियाएं आपको देखनी है। कि जैसे अभिक्रिया दी गई है क्लोरोबेंजीन की जलीय NaCO3 की उपस्थिति में और उच्च ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है आपके पास क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है OH नेगेटिव के साथ। नेगेटिव नाभिक से नहीं है, कोई भी कहीं से भी KOH का उसका हो सकता है, H2 का हो सकता है, NaOH से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। उपस्थिति किसकी है? जलीय NaHCO3 और यहां लिखा गया है उच्च ताप, उच्च ताप। तो अभिक्रिया संपन्न होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ और विशेष परिस्थितियां जो दी गई है वो इसके लायक नहीं है। तापमान तो दे दिया, लेकिन जलीय NaCO3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अकेले इसकी उपस्थिति में। तो यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस का निशान कि यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब इसकी परिस्थितियों में अपने क्या परिवर्तन लाए, परिस्थितियों में या इस यौगिक में क्या परिवर्तन लाए कि यह अभिक्रिया संपन्न हो? तो दूसरा, जैसे ये यौगिक है आपके पास Cl जुड़ा हुआ, यहां पर एक आपने NO2 लगा दिया, कोई भी NO2 की जरूरत थोड़ी है, कोई भी और इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगा दिया, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अब ये NO2 बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पर कुछ सुविधा उत्पन्न हुई है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ये बंध कुछ टूट सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। वापस से अभिक्रिया OH नेगेटिव, यहाँ एक ये और हो गया कि जलीय उपस्थिति तो वही है, जलीय NaHCO3 की उपस्थिति में यहाँ पर उच्च ताप था, बहुत अधिक कितना मान सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स ताप कर दिया इसने 400 केल्विन तापमान पर। कितना कर दिया था? 400। अब ये 400 केल्विन ताप पर भी यह अभिक्रिया संपन्न होती है। कौन सी? ये अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है जो यहाँ से इस बंध को आसानी से तोड़ देता है। तो यहाँ पर ये उत्पाद क्या बन जाएगा? NO2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रोफिनॉल यौगिक बन जाएगा। यहाँ पर Cl की जगह सिर्फ लगाना क्या है आपको? OH, जिससे आप अभिक्रिया करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? NO2। अब बात आई, एक यौगिक जुड़ा हुआ है, मान लिए कि 2 जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पर Cl है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर NO2 है। अभिक्रिया OH नेगेटिव के साथ ही करवानी है, उपस्थिति सारी वही है, जलीय NaHCO3। तो फर्क इसमें इतना होगा कि अब ये एक और इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह आ गया, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या बढ़ रही है, तो ये बंध आसानी से टूटेगा। तो तापमान इतने ज्यादा देने की जरूरत कहाँ है? तापमान और कम कर दो। तो यहाँ पर तापमान 370 केल्विन ताप पर भी ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन पहली अभिक्रिया में देखिए तापमान बहुत ज्यादा दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नहीं है, इसलिए यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। तो 370 केल्विन तापमान पर भी 2 यदि समूह आते हैं तो यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। और क्या बन जाएगा? डाइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ से Cl जो है वो निकाल दो, Cl की जगह सिर्फ आपको जोड़ना क्या है? OH। यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या? NO2। और यहाँ भी क्या आ गया आपके पास? NO2। अब तक तो आए हैं 2 समूह है, मान लिया जाए कि तीसरा समूह है और आ जाए, ये आ गया तीसरा समूह है, ये क्लोरो और यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2,
और यहाँ पर भी क्या हो गया NO2। अभिक्रिया वापस से किसके साथ बनवानी है OH नेगेटिव। उपस्थिति सारी वही लेनी है, कौन सी, जलीय NaHCO3, लेकिन तापमान जो है उसमें कमी करेंगे। क्यों, यहाँ से यही प्रदर्शित हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह 0, इसमें 1, इसमें 2, और इसमें कितने आ रही है यहाँ पर 3। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या बढ़ती जा रही है, तापमान में क्या होती जा रही है, कमी। तो यहाँ पर तापमान कितना लेते हैं, 300 केल्विन तापमान पर भी यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। और जिस यौगिक का निर्माण होता है वह यौगिक नाम, एक स्पेशल नाम होता है, उसका नाम है क्या, ये है यहाँ पर OH, क्योंकि Cl हटाओगे जोड़ना क्या है OH की जगह क्या आ जाएगा Cl। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है NO2, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है NO2, और यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है NO2। इस यौगिक का नाम क्या है, इस यौगिक का नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। एक स्पेशल नाम है इस यौगिक का ट्राई नाइट्रोफिनोल, या वैसे नाम लिखे तो ये हो गया 1 2 3, सीधा लिख देंगे 2, एक नंबर तो OH को दिया जाएगा, क्योंकि वरीयता क्रम फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह की जो एक सारणी है उसके अंदर NO2 समूह तो एक प्रतिस्थापी के तौर पर होता है, जबकि OH एक अल्कोहल क्रियात्मक समूह है जो कि 11 नंबर पर आता है, और उसमें क्रियात्मक समूह पहले इससे आ जाता है, इसलिए इसको वरीयता क्रम में 1 नंबर पर लेकर आए। 1 2 3 4 5 6, यदि नाम लिखोगे इसका तो नाम क्या होगा, 2 पर 4 पर 6 पर, 3 जगह क्या है नाइट्रो, तो लिखेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, फिनोल लिखा, बाकी बचा हुआ 2 4 6 NO2 का मतलब नाइट्रो, और बाकी बची हुई बेंजीन के साथ OH लगा हुआ क्या होता है फिनोल, तो नाम हो गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये सीधा बोलेंगे ट्राई नाइट्रो फिनोल, क्योंकि सभी को पता है नाइट्रो जोड़ेंगे तो 2 तो ऑर्थो पर, एक कहां जुड़ेगा पैरा कंडीशन पर। ये हुआ आपका अब कुछ अभिक्रियाएं, इसका पिक्रिक अम्ल नाम है, स्पेशल नाम दिया गया है। इसके बाद है क्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन व्युत्पन्न जो है 3 प्रकार के आए हैं, आपने 3, तीसरा एक और देख लीजिए, कुछ नाम है कि क्रियाशीलता का क्रम, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, किसकी क्रियाशीलता कम होती है। अब अधिक किसकी होगी, कम किसकी होगी, वो यहां देख लीजिए। आपके पास एक तो आया था एल्किल हैलाइड, एक आपके पास नाम आया था बाद में अभी जो पढ़ रहे हैं एरिल हैलाइड, और इसके बाद एक नाम है बेंजिलिक हैलाइड। नाम पढ़ा था शुरुआत के अंदर, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पर, बेंजिलिक हैलाइड। 3 नाम है आपके पास। ये एल्किल हैलाइड कौन सा है, एल्किल हैलाइड है CH3Cl, ये तो है एल्किल हैलाइड, 2 कार्बन का मान लेते हैं कि CH3 CH2Cl, एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या है, एरिल हैलाइड है ये आपके पास एक बेंजीन वलय है, और बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, जबकि बेंजिलिक हैलाइड जो है वो क्या होता है, बेंजीन वलय के ऊपर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के साथ कोई अन्य जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन, तो ये क्या है बेंजिलिक हैलाइड। तो यहाँ पर 3 है ये बेंजिलिक हैलाइड। अब इन तीनों में क्रियाशीलता का क्रम बताना है आपको कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कौन सी अभिक्रिया की बात हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति आपको क्रियाशीलता का क्रम लगाना है। इन तीनों में की सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन दर्शाएगा। तो सबसे पहले इन 2 की बात कर लें, आपने 2 तो पढ़ चुके, तीसरा आपने नहीं पढ़ा, लेकिन तीसरी की बात बाद में होगी। पहले इन 2 में से क्रम लगा लें कि इन दोनों में से
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता कौन दर्शाता है? इसका आंसर दे चुके हैं, थोड़ी देर पहले दिया था कि एल्किल हैलाइड के अंदर इसमें द्विआबंध के गुण नहीं आते CX बंध में, इसलिए यह बंध आसानी से टूट जाता है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जबकि यहां पर देखी जाए तो CX बंध में द्विआबंध के गुण आ जाने के कारण यह बंध आसानी से नहीं टूट पाता और अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती। अभी अभी आपने अभिक्रिया की है, कुछ विशेष परिस्थितियों में यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहां से एक स्पष्ट हो गया कि एरिल हैलाइड जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का जो क्रम है वो एरिल हैलाइड का कम है, किसकी तुलना में? एल्किल हैलाइड की तुलना में। ये हुआ क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता किसके? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति। तो यहां पर सबसे कम किसका आ गया? इसका। अब ये कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों में से तो कम इसका है, लेकिन इसका इससे कम कैसे है? अब इसकी तुलना कर लेते हैं। बंध कौन सा तोड़ना है आपको? यही बंध तोड़ना है। आपको ये बताया था कि इसके आगे वाले के साथ ये जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? ये बंध जैसे ही टूटेगा इस पर क्या है? नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इससे पहले तो यहाँ संयुग्मन नहीं था, ये अनुनाद में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे ही इसने बंध ये तोड़ा, कार्बन पर आया पॉजिटिव, वैसे ही ये कार्बन जो है धनायन बना जो है यह अनुनाद में भाग लेगा। यहाँ पर ऐसे होते हैं बंध आपके, ये 3 बंध बनाए हुए हैं, 3 कहीं भी लगा लो बंध, एक बीच में छोड़कर बनाते हैं। पॉजिटिव संयुग्मन पाई, तो ये कंडीशन किसकी है? अनुनाद की। और जिस यौगिक में अनुनाद हो वह दूसरे से क्या होता है? अधिक स्थायी। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया बंध टूटेगा तभी तो यह स्थायित्व ग्रहण करेगा। इसकी तुलना में देख लो, चाहे इसकी और इसकी तुलना करोगे तो एलिफेटिक और एरोमेटिक है। एलिफेटिक से हमेशा एरोमेटिक अधिक स्थायी होता है, तो एरोमेटिक यौगिक होने के कारण इस एलिफेटिक से इसकी क्रियाशीलता क्या होगी? अधिक। इन दोनों की तुलना आप कर चुके हो कि एरिल हैलाइड जो है इसकी क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से क्या होती है? कम। इसकी क्रियाशीलता इससे क्या है? अधिक। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? बेंजीलिक हैलाइड की। किसकी? बेंजीलिक हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। उसके बाद एल्किल हैलाइड की है और उसके बाद किसकी आती है लास्ट के अंदर? एरिल हैलाइड। ये हुआ क्रियाशीलता का क्रम, किसके प्रति? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम लगाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा है बेंजीलिक हैलाइड अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, फिर करेगा एल्किल हैलाइड, फिर एरिल हैलाइड। कि क्रियाशीलता का क्रम का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 3 यौगिक आपको दिए गए हैं, ये एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। एक ही समय पर अभिक्रिया प्रारंभ की, कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। पहले अभिक्रिया संपन्न कौन होगी? पहले वह होगी जिसकी क्रियाशीलता अधिक है, तो बेंजीलिक हैलाइड सबसे पहले अभिक्रिया संपन्न कर लेगा और उत्पाद बना देगा। उसके बाद एल्किल हैलाइड संपन्न होगी, फिर कौन सी होगी? एरिल हैलाइड। तो ये हुआ आपका इनमें क्रम लगाने के बाद अब है एरिल हैलाइड चैप्टर जो था वो आपका खत्म। एरिल हैलाइड खत्म हुआ अभी तक, ये पूरा चैप्टर नहीं हुआ क्योंकि इसमें अभी तक बाकी है फ्रीओन बचा हुआ है। तो इसमें देखते हैं आगे फ्रीओन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर में, अब लास्ट में आ गया इस चैप्टर में, 1-2 क्लास का बाकी रहा है ये चैप्टर। नेक्स्ट है फ्रीओन। तो फ्रीओन जो है क्या? सभी ने नाम सुना है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही क्या है? फ्रीओन। क्या इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये नाम याद रहता है CFC, क्लोरो, C का मतलब क्लोरो, फिर वापस फ्लोरो, फिर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन परिभाषा लिखे तो इससे पहले एक शब्द लगा दिया जाता है पॉली।
और कार्बन की जगह क्या शब्द यूज किया जाता है? एल्केन। क्या लिखते हैं? एल्केन। तो परिभाषा हो जाएगी पॉली क्लोरो फ्लोरो, परिभाषा है पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को क्या कहा जाता है? फ्रियोन। या सीधा कहते हैं CFC को क्या कहते हैं हमने, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं हमने? फ्रियोन कहते हैं। पॉली का मतलब कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC जो है इसका क्या है? बहुलक। कौन? फ्रियोन जो है। अब फ्रियोन की परिभाषा होगी पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को क्या कहते हैं? फ्रियोन। अब फ्रियोन का निर्माण कैसे किया जाता है? आपके पास ये है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो पढ़ लिया आपने इससे पहले। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ SbCl5 की उपस्थिति में करवा देंगे यदि, तो क्या होगा? एक Cl जो है हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और उस Cl की जगह जुड़ कौन जाएगा? F। तो यहाँ पर एक Cl निकालो और Cl की जगह क्या जोड़ो? F। ये क्या बन गया आपके पास? CFCl3। और CFCl3 क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देख लो इसमें दिखाई दे रहा है, ये रहा Cl यानी क्लोरो, F यानी फ्लोरो और C यानी कार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और कैसे बनाए? और ये जो उत्पाद बना है इसी से बना लो। CFCl3 जो है इसकी अभिक्रिया वापस से HF के साथ करवा दे, किसकी उपस्थिति में? SbCl5 की उपस्थिति में होगी अभिक्रिया तो वापस से। तो अब क्या करना है? अब भी वही करना है कि हाइड्रोजन के साथ एक Cl को निकाल दो, फ्लोरीन को जोड़ दो, तो F की संख्या 2 हो जाएगी, Cl की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 2, तो बन गया CF2Cl2। ये तो हुई अब तक इनके फ्रियोन जो दे रखे हैं आपको, पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनके निर्माण की अभिक्रिया। निर्माण के बाद है इनका नामकरण, कि नाम कैसे लिखा जाता है। नामकरण में है जैसे आपको कह दिया 3 नाम आते हैं, एक X, एक Y और एक Z। नामकरण इन 3 शब्दों पर आधारित X, Y, Z। X, Y, Z में X को माना जाता है कार्बन की जितनी संख्या है -1 कर दो, Y को माना जाता है हाइड्रोजन की संख्या जितनी है उसमें +1 कर दो, और Z को माना जाता है कि इसके अंदर फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं वो बता दो। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर कह दिया कि 011 फ्रियोन, एग्जाम्पल के तौर पर कह दिया फ्रियोन 011, फ्रियोन 011 का नाम बताइए। तो फ्रियोन 011 का नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात आपको कहेगा फ्रियोन 11, यदि 2 शब्द लिखे हैं, 2 अंक जो आए हैं तो उसके आगे अपने आप 0 लगा लेना, क्योंकि ये 3 अंकों का एक सदस्य होता है। 0 लगा लिया सबसे पहले। तो 0 का मतलब कार्बन की जितनी संख्या है उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। x का मतलब ये जो 3 संख्याएं हैं इसमें पहला होता है x, दूसरा होता है y और तीसरा क्या होता है? z। x कैसे पता चला? x है कार्बन की जितनी संख्या दे रखी है उसमें से 1 घटाओ, कार्बन की कितनी संख्या होगी उसमें से 1 घटाए तो 0 आए। कार्बन की संख्या लेंगे 1, यानी कि कार्बन हो गया C बराबर 1। कार्बन 1 लोगे, 1 - 1 करोगे तो ही तो 0 आएगा। दूसरा कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? +1, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1। y का मान आपके पास यानी हाइड्रोजन का मान कितने हो कि इस पर y का मान 1 आए। हाइड्रोजन कितना लिखें? ये 1 रहे, 0 + 1 करोगे तभी तो ये 1 आएगा। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी लोगे? 0। यहाँ पर 0 लिखिए ना हाइड्रोजन की संख्या, तो 0 लोगे तो हाइड्रोजन 0। लास्ट वाला संख्या जो है डायरेक्टली किसको बताता है? फ्लोरीन की संख्या को। फ्लोरीन कितने हैं? 1, तो फ्लोरीन 1 है, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 0। और एक बात इसमें हमेशा याद रख लेना, हाइड्रोजन हमेशा 0 होते हैं। किसमें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। हाइड्रोजन तो बताया जाता है नामकरण के अंदर से यूज में लिया जा रहा है, बाकी हाइड्रोजन की संख्या हमेशा कितनी रहेगी? 0। अब ये आपके पास इनमें संख्या आई है अभी तक तो कि कार्बन कितने होंगे, फ्लोरीन कितने होंगे, जोड़ोगे कैसे? तो कार्बन 1 है, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4।
एक बार लगाइए खाली, हाइड्रोजन 0 तो हाइड्रोजन कहीं नहीं जोड़ना आपको, फ्लोरीन 1 तो 1 फ्लोरीन जोड़ दिया। अब खाली वैलेंसी कितनी रहेगी इसकी 3, तो 3 की जगह नाम आपके पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोकार्बन आ गया, फ्लोरो आ गया, लेकिन क्लोरीन नहीं है अभी तक, तो 3 की जगह क्या जोड़ दो Cl। तो ये सूत्र क्या बन गया CF3, तो CFCl3 का वैसे गणितीय भाषा में नाम है तो फ्रियोन 011 या फ्रियोन 11 नाम बोल दिया जाए। इसके बाद एग्जाम्पल ये नए लें और दूसरा ले लिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि फ्रियोन 12 का नाम बताइए। तो फ्रियोन 12 का नाम बताने के लिए जैसे पहले बताया था कि शुरुआत में क्या लगा लो 0, ये हो गया x, ये है y और ये क्या है z। कार्बन की संख्या x की संख्या 0 है, यानी कार्बन कितने हैं इसमें 1, C बराबर कितना हो गया 1, क्योंकि यहाँ बताया था C-1, x क्या है C-1, ये यहाँ पर लिखा पड़ा है x बराबर क्या होता है C-1, तो x का मान कितना है 0, यहाँ जो नीचे लिखा है वही मान है उसका, x का मान 0 है और x का मान ऐसे क्या होता है C-1, तो C-1 इक्वल टू क्या करना है आपको 0, x का मान 0 भी है और x का मान C-1 भी है, तो इन दोनों मान जो है C-1 और 0 इनको बराबर कर दो आपस में, बराबर करेंगे तो C-1 इक्वल टू 0 आएगी, तो कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी आएगी 1, हाइड्रोजन की संख्या हमेशा कितनी बताई गई है 0, ये लास्ट वाली Z संख्या जो है वो किसकी संख्या को पता है फ्लोरीन की, और फ्लोरीन की संख्या कितनी है 2, कार्बन की संख्या निकालनी है आपको, बाकी संख्या तो अपने आप निकाली गई है। तो यहाँ पर कार्बन कितनी है 1, वैलेंसी कितनी 4 होती है पता है हमें, फ्लोरीन कितने लगाने हैं 2 लगा दिए, हाइड्रोजन तो कहीं लगेगा ही नहीं, 2 फ्लोरीन लगा दिए, अब क्या लगाओगे बचे हुए क्लोरीन, बाकी बची हुई जगह क्लोरीन लगा दिया, तो ये सूत्र क्या बन गया आपका CF2Cl2। तो यहाँ पर अभी अभिक्रिया में जो 2 उत्पाद बनाए थे आपने CF2Cl2 और CFCl3, इन 2 जो बनाए थे इनका नाम एक का तो है फ्रियोन 11 और एक का नाम क्या है फ्रियोन 12। इसके बाद यदि आपसे कह दिया जाए फ्रियोन 111 का नाम लिखकर बताइए सूत्र क्या होगा फ्रियोन 111, तो ये आपके पास है x, ये आपके पास y और ये आपके पास क्या है z। x क्या बताता है, x बताता है कार्बन की संख्या को, यहाँ पर पहले से बताया गया x बराबर C-1 और x बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 1, तो C-1 इक्वल टू 1, तो कार्बन बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 2, तो कार्बन की संख्या यहाँ से कितनी होगी 2, फ्लोरीन की संख्या लास्ट वाला जो है वो बताता है Z, फ्लोरीन की कितना है 1। अब बची हुई क्लोरीन लगानी है, बची हुई कैसे लगाएंगे, अब आपको मैंने नाम में पहले बताया था एल्केन होता है सिंगल बंद होता है, कहीं में डबल बंद नहीं लगाना है, तो कार्बन जो है 2 जोड़ते हैं, ये 2 जोड़ दिए कार्बन, क्योंकि कार्बन तो आपस में बंधित रहेंगे, अलग अलग तो रहेंगे नहीं, 2 कार्बन है। अब इसकी वैलेंसी देखो, खाली वैलेंसी कितनी है 1 2 3, चौथी ये जुड़ी हुई है ये खाली है 1 2 3, यानी कि 6 वैलेंसी खाली है, 6 वैलेंसी खाली है, जिसमें से फ्लोरीन कितने लगाने हैं 1, ये लगा दिया फ्लोरीन, बाकी जितनी भी वैलेंसी खाली बची हुई है सारों पर क्या लगा दो क्लोरीन, 1 2 3 4 5, ये सूत्र किसका बन गया फ्रियोन 111। फ्रियोन 111 का मतलब कार्बन कितने हैं 2, तो ये ले लिया C2, फ्लोरीन कितना है 1, F, Cl कितने हैं 5, C2H5, ये हो गया आपका किसका फ्रियोन 111 का नाम। इसी प्रकार फ्रियोन 111 की बजाय फ्रियोन 113 का नाम लिखना हो तो फ्रियोन 113 का नाम लिखा जाएगा, पहला 1, यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, सेम यही बात है, ये जो किया था आपने x बराबर 1, यानी कि C-1 है और C-1 इक्वल टू 1, देन C इक्वल टू कितना है 2, तो कार्बन की संख्या तो यहाँ से आपके पास 2 आ रही, फ्लोरीन की संख्या बीच वाले को आपको नहीं देखना कभी भी, बीच वाला हमेशा 1 रहता है, लास्ट वाला क्या है 3, तो लास्ट वाला किसको बताता है फ्लोरीन को 3। अभी बताया था कि 2 कार्बन है तो दोनों को आपस में जोड़ दो, ये जोड़ दिए, सिंगल बंद से जोड़ने डबल बंद से या ट्रिपल से कभी नहीं जोड़ने। वैलेंसी खाली कितनी है 6 बचेगी, 2 3, एक कार्बन की अधिकतम 4 वैलेंसी होती है, 2 3 4, एक बंद बना रखा है दोनों ने आपस में 3 3, दोनों की खाली। फ्लोरीन कितने जोड़ने 3, मान लिया कि 1 2 3 ये यहाँ जोड़ दिए, बचे कितने 3, तो तीनों की जगह क्या लगा दो Cl, तो अपने आप सूत्र क्या हो गया यहाँ पर इसका
C2F3Cl3 किसका है? फ्रियोन 113 का। इस प्रकार ये आपके क्या हो जाएंगे? फ्रियोन हो गए। इनका नाम जो है ये लिखा जाएगा, उल्टे दिए गए हो, सूत्र दिए गए हो, उनसे नाम बना लेना इनमें से। अब है कि फ्रियोन का उपयोग किसमें किया जाता है? फ्रियोन का उपयोग किसमें? अक्रिय विलायक के रूप में। ये अक्रिय विलायक क्या होता है? फ्रियोन का उपयोग किया जाता है अक्रिय विलायक। ऐसा विलायक जिसमें कोई विलय डालने पर वह विलायक किसी विलय के साथ कोई भी क्रिया न करे, वह विलायक कैसा होगा? अक्रिय विलायक। जैसे जल में चीनी डालने पर, जल में क्या डालते हैं? चीनी। चीनी उसमें घुलती है, कुछ न कुछ मात्रा में उसके अंदर घुलनी स्टार्ट हो जाती है, विलय होना स्टार्ट हो जाता है उसका। तो जल जो है चीनी के लिए अक्रिय न बोलकर अपने बोलेंगे सक्रिय विलायक। क्यों? क्योंकि वह उस चीनी के साथ क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा है जो उसके साथ क्रिया न करे तो वह क्या हो जाएगा? उसके लिए अक्रिय विलायक। तो अक्रिय विलायक के तौर पर यह प्रयुक्त होता है बहुत ज्यादा। दूसरा रेफ्रिजरेटर हो गया और एयर कंडीशनर, इनमें प्रशीतक के रूप में, ठंडा रखने वालों के रूप में काम में लिया जाता है। और एरोसोल प्रणोदक के रूप में इसका काम में लिया जाएगा। इसे कुछ उपयोग जो है वो इसके दिए हुए हैं, इसे नहीं याद करने हैं। ये हुआ आपका फ्रियोन। इसके बाद फ्रियोन का वातावरण पर प्रभाव आएगा जो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास।